हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी को मैं के.एन. साहनी एक फिर नया वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज दोस्तों हम लोग फिजिक्स में जो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे थे उसमें परावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेक्शन हम लोग फिनिश किए हैं। आज दोस्तों हम लोग उस पर देखने जा रहे हैं कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, कुछ डायरेक्चुअस टाइप के क्वेश्चन उसमें होंगे। और इन क्वेश्चनों को हमने पिक किया हुआ है आपके सिलेबस के आधार पे। और थोड़ा लिखने का काम दोस्तों बोर्ड पे क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा वो कम लिखूंगा, बोलूंगा, उसको आप सुनते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको अगर उसको नोट करना है, मेरी आवाज़ को सुन करके नोट कर करके उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको हिंट देता चला जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होंगे चलिए अभी फिलहाल हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यानी कि जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम का है, ये लाइट है, और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में प्रवेश करता है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, इसमें एंटर करता है वो। ठीक है, माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति क्या होगी? स्पीड इन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। ये इतनी चीजें पूछी गई है आपसे। क्वेश्चन फिर से मेरा सुन लीजिए ध्यान से। एक प्रकाश किरण है, रे है, जिसका वेवलेंथ जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। और ये सेकेंड मीडियम है दोस्तों, ये फर्स्ट मीडियम है। और ये रे जो है किसी रे एयर टू डेंसर ये जाएगी, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 1.5 है दोस्तों। तो 1.5 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा, तो इसलिए डेंसर मीडियम होगा। एक्चुअल में वैसे कहा जाता है ये ग्लास है, क्योंकि 1.5 होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप जानते हो कि इसमें से जो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये अभिलंब की थोड़ी झुक जाएगी। ठीक है, बस जैसे कहा था मैं अपना फिगर बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट एंगल आई है और ये आ रहा है। बहुत ज्यादा इसमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन किया गया दोस्तों कि अगर ये वेवलेंथ इसका, इस इंसिडेंट रेज का वेवलेंथ दिया हुआ हमको 6 इंटू 10 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। ओके ठीक है, ये लैम्डा दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो ANG हो जाएगा दोस्तों। ये दिया हुआ 1.5। तो ये पूछ रहा है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में क्या होगी, यानी इस मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है और इस मीडियम में इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पूछा है, ये क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले चलो चलते हैं। देखो मीडियम में अगर देखा जाए तो एयर में जो सी की यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होती है दोस्तों कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वायु में प्रकाश की चाल होती है, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले बाद में मीडियम में जाएगा, अभी बाहर एयर में निकाला जाए तो फॉर एयर अगर देखा जाए, फॉर एयर फार्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। पहले इजी आपको याद करा दे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये वेव स्पीड है ये। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं n के जगह दोस्तों क्या यूज करेंगे, न्यू। ठीक है, लेकिन एयर के लिए आपको पता है v के जगह क्या यूज करते हो, c, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, c न्यू लैम्डा, तो सबसे पहले एयर में ये न्यू की वैल्यू निकाल ली जाए। ये सब फॉर एयर है। एयर में स्पीड दोस्तों कितनी है, स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू नहीं पता, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ना।
अब न्यू की वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो 3 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻⁻7। ठीक है। आप दोस्तों इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 6 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 × 10⁻15 हो जाएगा ना, 10⁻15 इतना हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है दोस्तों, ये एयर के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि इस मीडियम में जब ये रे एंटर करेगा तब इस जो रिफ्रैक्टिव रेज है, अपवर्तित किरण है, इस प्रकाश का अब हमको पूछा है कि स्पीड क्या होगा, यानी इस मीडियम में स्पीड क्या होगा और इस मीडियम में इसकी न्यू की वैल्यू क्या होगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो अब चलेंगे फॉर मीडियम। फॉर मीडियम अगर आप आओगे फिर से वही लगाओ, लेकिन अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, C = अब मैं यहां लिखूंगा V = न्यू लैम्डा। ठीक है, अच्छा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक और चीज यूज करने जा रहे हैं दोस्तों। देखो आप जरा याद करो, जब आपको स्नेल्स लॉ पढ़ा रहे थे, स्नेल्स लॉ के बाद जो मैंने कुछ आपको डिस्कशन टाइप क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ सॉल्व करके, उसको आप चेक करेंगे। मैंने एक बात बताई थी उस टॉपिक में है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ रे इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद करो वहां मैंने दिया था sin I अपान sin R रहा होगा, 1n2 था, फिर मैंने यहाँ n2/n1 लिखा था, फिर यहाँ पे V1 अपान V2 लिखा था, फिर λ1 अपान λ2, कुछ ऐसा एक लंबा सा इक्वेशन मैंने दिया है। आप पीछे का वीडियो देखिए जिसमें स्नेल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप याद करो कि n की वैल्यू C/V होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हम स्पीड ऑफ, अब v की वैल्यू अगर चाहिए तो C/n कर लीजिए, और c की वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड है, n की वैल्यू दोस्तों 1.5 है, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है ना, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज कर जाएगी ना, घट जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो वेलोसिटी ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी फॉर दैट मीडियम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें किया हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप जरा याद करो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी आपको बताया जा चुका है कि जब कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलता है, बट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती, इसलिए इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी वही होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला तो है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकला हुआ है यहाँ पे, न्यू की वैल्यू निकला हुआ है, ये एयर में अगर फ्रीक्वेंसी है तो यही फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो इस मीडियम में भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन बस फटाफट देखते जाइए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब जिसमें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसमें नोट करते चले जाइए अपना, उसके बाद अपना कैलकुलेशन वीडियो को रोक करके या बैक करके अपना देख करके उसको यूज कर सकते हो आप दोस्त। ठीक है, क्योंकि टाइम लिखने में ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं टाइम को बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट और दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ग्लास, वाटर एंड एयर, ये तीन इंटरफेस है। ये इधर दोस्तों ये ग्लास है और इसमें वाटर है, ये दोस्तों वाटर है, और इधर एयर है, एयर, वाटर, ग्लास।
इसमें से एक रेज जो है, ये तीनों इंटरफेस से ग्लास से एक रेज जो है एयर टू ग्लास टू एयर जाएगी ऐसे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। ANG की वैल्यू 3/2 है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है, और एक क्षैतिज कांच वायु ट्रांसमिट फोर्स C पर आपतित होती है, और ये एक क्रिटिकल एंगल C पर इसके लिए इंसिडेंट होती है। ये क्रिटिकल एंगल पे जो जरा ध्यान दीजिएगा, इस ग्लास इंटरफेस पे ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट ऐसे हो रही है। ये C है, इस समय ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकल एंगल पे इस पे एडमिट हो रही है ये, ठीक है। और अगर आप जानते हो क्रिटिकल एंगल पे ऐसे एडमिट होंगे, लेकिन ग्लास टू वाटर जा रहा है, और क्रिटिकल एंगल जो दिया जाता है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजेबल क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ये क्रिटिकल एंगल जो होता है, हमेशा क्रिटिकल एंगल ध्यान रखिए इन द रेस्पेक्ट ऑफ एयर होता है, यानी कि अगर ये एयर में ये रेज निकलेगी तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल का काम करेगा। अब क्रिटिकल एंगल काम करने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा जस्ट 90 डिग्री होना चाहिए ना। इसका मतलब चलो अब यहां से इस रेज को हम, जैसे डेंसर टू रेयर है तो ये अपने एक्चुअल मार्क से थोड़ा सा हटेगी, चलो ऐसे ले लेते हैं, इस इंटरफेस पे पड़ गए। अब ये वाटर एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट कर गई दोस्तों। लेकिन अब जरा चलो, अगर ये C है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं R, तो आप जानते हो कि ये भी R होगा ना। और अब देखो, अब ये फिर वाटर टू एयर जा रही है, तो अपने एक्चुअल मार्ग से और भागेगी, लेकिन इतना भागेगी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करती है। आपको ANG की वैल्यू 3/2 दी गई है, और क्या दिया हुआ है, ANW 4/3 है दोस्तों। ANW 3/4 है, सॉरी ANW 4/3 है, ANW 4/3 है। बस अब हमसे ये पूछा गया है कि ये हमने बना तो दिया, लेकिन अभी यही एंगल आपसे पूछा है कि इतना ही बस दिया, वो हमको ये कंप्लीट करना है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए आप। अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी होगा फाइनल R' हम मान लेते, पता नहीं यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं पता है, क्योंकि ये C जो दिया हुआ होता है एक्चुअल में, ये जान लो, अगर ये जैसे सपोज करो ये ग्लास है और ये डायरेक्ट एयर में आ जाता, और तब यहाँ पे ये C पर अगर होता तब ये 90 डिग्री होता ऐसे। इसलिए इसके लिए ही हमको एक क्रिटिकल एंगल बोल दिया, ये C जो है क्रिटिकल एंगल है इसका। क्वेश्चन समझ गए? फिर से देख लो, मतलब एक रे जो है ग्लास, वाटर एंड एयर, इन तीन मीडियम में ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन ग्लास और वाटर सब इंटरफेस पे जब इसको रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्रिटिकल एंगल पे इसको डाला गया है। अब क्रिटिकल एंगल ये जो C की वैल्यू दिया हुआ है, ये जब ग्लास टू एयर में जाएगी तब ये C की वैल्यू दी गई है हमारे लिए। अच्छा, इसके आगे बोल रहा है कि अब जब ये रे चलते हुए आगे एयर में निकलेगी तो किस एंगल पे यह निकलेगी, यहाँ का हमको रिफ्रैक्टिव एंगल चाहिए। हमने R' जिसको कंसीडर किया, हमको यही फाइंड आउट करना है कि R' की वैल्यू कितनी होगी। ओके, और दिया हुआ ANG की वैल्यू दे दी गई, मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिस्पेक्ट में ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ANW 4/3 है, ठीक है। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। अब हमारा एम क्या है, R' की वैल्यू निकालना। चलो चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन को पिक किया है कि एक क्वेश्चन समझोगे तो कई क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, इसलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को आप एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से कहीं एकांत में बैठ के चुपचाप देखो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि ज्यादा क्वेश्चंस लग जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलो, सबसे पहला एम क्वेश्चन समझ गए आप, एम जान लिए कि हमको ये पता करना है, ये तो हमने ऐसे कंसीडर कर लिया था, हमको R' फाइंड करना है, हमको नहीं पता किस एंगल से वो मर्ज होगी। चलो अब सबसे पहला क्लू हम देखते हैं कि जब ये ग्लास टू
वाटर इस इंटरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों यहाँ, और ये जो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास दिया हुआ है तो हमको पता नहीं, लेकिन ग्लास और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको दे दिया, तो ये आपको हिंट है, सी निकाल सकते हो आप, सी चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, आप ये जानते हो कि जो n की वैल्यू होती है 1/sin c, याद करो, n मतलब फॉर एनी मीडियम, और यहाँ पे n का मतलब हम लोग क्या मानेंगे, ANG मानेंगे। तो ANG की वैल्यू 1/c होती है, और ANG हमको दे दिया है दोस्तों 3/2, और 1/sin c अगर नहीं पता तो sin c की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2/3। sin c की वैल्यू 2/3, ये इतनी आ रही है। आप इसको रहने तो कोई टेंशन नहीं, sin c हमने निकाल लिया, क्रिटिकल एंगल इस फार्मूले से निकाला जाए, साइन इनवर्स में चाहे जैसे निकल जाएगा, जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये हमारे पास सुरक्षित रहने दीजिए, इसके हेल्प से मैंने साइड में कर लिया इसको। अच्छा, अब ये देखो, ये समझ में आ रहा होगा ना, ये ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बताया गया है। दिक्कत हो पिछला लास्ट वीडियो कुछ देखिए, पता चल जाएगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग यहां से पहले इंटरफेस, इस इंटरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ग्लास टू वाटर चल रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा GNW, और यहां से इस इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो लिखना पड़ेगा WNA, जो लिखेंगे फार्मूला स्नेल्स लॉ। तो इसको हटा दें दोस्तों, फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस, फॉर ग्लास वाटर मतलब ग्लास टू वाटर जब रे चलेगी तब क्या होगा। आप स्नेल लॉ जब लिखोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे कि साइन I/sin R, याद है, I हमने इसको बना दिया, R हमने इसको बना, साइन I/sin R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, यानी कि GNW लिखना पड़ेगा, ग्लास टू, ये हो जाएगा GNW। और अब यहाँ वैल्यू भरना शुरू करिए। साइन C की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 2/3 है, साइन R नहीं पता, रहने दीजिए। GNW, देखिए GNW का मतलब, अब यहाँ पे यही मजेदार चीज है कि GNW की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो GNW को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं NW/NG, याद आ रहा है, W है तो ऊपर रहेगा और ये G नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो A हो जाएगा। तो ANW का मान हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 3/, ANW का मान 4/3, और ANG की वैल्यू 3/2, 8/9 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों कर लीजिए, यहाँ हम लोग साइन R की वैल्यू भी निकालने में सफल हो गए। तो साइन R की वैल्यू आप निकालोगे तो ये 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा दोस्तों, तो 3/4 आ जाएगा ना, हाँ 3/4, साइन R की वैल्यू 3/4, ये भी अपने पास सुरक्षित रखिए साइन R की वैल्यू। और अब हम चलते हैं फिर वाटर टू एयर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है। वाटर इंटरफेस, वाटर टू एयर इंटरफेस दोस्तों अगर देखेंगे तब क्या होगा, फिर देखिए अब यहां पे लिखना पड़ेगा। अब ये साइन I/sin R होगा, तो देखो ध्यान से, अब लिखोगे साइन I/sin R, क्योंकि ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा ना, बराबर क्या लिखोगे, WNA, करेक्ट। अच्छा, आप देखो साइन R की वैल्यू दोस्तों क्या है यहाँ पे 3/4, और साइन R डैश नहीं पता। WNG का मतलब अब क्या लिखोगे, NG/NW लिखोगे, लेकिन NG की वैल्यू कितनी है दोस्तों, NG 3/2, सॉरी यहाँ पे WNA होना चाहिए था ना, WNA है। तो WNA को 1/ANW लिख सकते हो ना, WNA को 1/ANW लिख सकते हो। और अब ये वैल्यू सॉल्व करो आप जरा,
साइन आर डैश, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन आर डैश इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए एन डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा साइन आर डैश इज इक्वल टू 3/4, ए एन डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है, तो ये तो 1 आ गया ना। तो अब आप समझ लो कि अगर साइन आर डैश की वैल्यू 1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 डिग्री। तो आर डैश दोस्तों कितना आ गया, 90 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ठीक है, मतलब जो रे है किस मीडियम से किस मीडियम में चल रही है, तो वहां पे क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखोगे, यहाँ पे आप जरा ध्यान दो। पहले यहाँ पे जरा सा भी मिस्टेक करोगे आपकी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया कि आप पहले पकड़ो छोटी छोटी चीजों को, बहुत बारीक चीजें पकड़ोगे तब थोड़ा इजी फील करोगे आप। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप घर पे अपना बैठ करके कम से कम बुक जो भी मिल जाए रे ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का, उसमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप चेक करते रहिए। कुछ क्वेश्चन, ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को लेना पॉसिबल नहीं होगा, दिक्कत होगी टाइमिंग की, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, फिर भी हल करके आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। अब हाँ चलिए आइए देखते हैं जरा, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, मैंने कई जगह से क्वेश्चन को पिक किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन किसी स्पेसिफाइड जगह पे नहीं, कहीं भी मिल सकते हैं, आप ढूंढिएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी प्रॉब्लम से दोस्तों। यू हैव लर्नड, यानी कि आपने सीखा है, दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले लाइन में क्या बोला कि आपने ये सीखा, आपने ये जान लिया है कि जो प्लेन मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, यानी कि ये प्लेन मिरर है और ये दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर है। इसके बारे में ये बोल रहा है कि यू हैव लर्न, मतलब आपने सीख लिया है कि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाते। ये दोनों, ये और ये दोनों ही आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनाते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या राइज किया कि कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेजेस अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, कि क्या ये किसी विशेष परिस्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकते हैं क्या। क्वेश्चन आपने समझा। क्वेश्चन ये है कि एक बोल रहा है कि आपने ये सीख लिया है कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों ही किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो आभासी बनाते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। लेकिन अब ये बोलिए कि क्या किसी विशेष परिस्थिति में, यानी किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज रियल भी बना सकता है क्या, रियल इमेज बना सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये समझाना है आपको। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यस, ये तो जनरली सबको पता है कि ये इधर कोई भी वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब इधर बना देता है, प्रतिबिंब वही हमको दिखता है और वो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों। इधर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब आभासी होगा और इधर जो बनेगा वो एक्चुअल में रियल इमेज होगा। लेकिन कैसे, जरा देखो, कुछ स्पेशल केसेस हैं, वही बोल रहा कि यदि बनेगा तो बताइए। तो दोस्तों हाँ, यस बन सकता है। एक विशेष परिस्थिति ये होती है, जैसे मान लो इस मिरर में हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जरा ध्यान देना। एक्चुअल में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां होता, सपोज दैट, अभी मैंने कहा कि होता, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां होता, तो ये ऑब्जेक्ट दोस्तों यहां होता, तो इससे चलने वाली रेज यहां से चल करके, मान लो यहां से चल करके हम ऐसे आप एंटर करा दिए। आप ये जानते हो कि अगर यहां से इसका रिफ्लेक्शन कराना होगा तो 90 डिग्री का यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रा करोगे और उसी कोण से ये ऐसे बाहर जाएगा, और वही काम यहां से भी करो
एक्चुअल में ये ऐसे जाएगा। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां होता, अभी मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए उल्टे प्रोसेस का यूज कर रहा हूं, ये थोड़ी सी चालाकी है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां होता तो इससे चलने वाली रेज कुछ ऐसे और कुछ ऐसे चलती, और अगर ये रेज मान लो ऐसे चली जाती तो इसको आपको पीछे ड्रॉ करना पड़ता ना दोस्तों, और पीछे ड्रॉ करना पड़ता तो ये यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म कर देगा। एक्चुअल में ये डिस्टेंस जितना होता उतना ही डिस्टेंस पे खींचने में थोड़ा लाइन अगर डिस्टर्ब होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये इसका इमेज यहां बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिरर ऐसे है तो अब मान लिया जाए, अब इसको उल्ट रिवर्स सोचो, अब मैं इस रेज को हटा दे रहा हूं, ये जो रे मैंने बनाया है इसको हटा दो आप। अब इसी को बस उल्टे केस में समझो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी है, इससे नहीं मतलब कहीं ऑब्जेक्ट है, तो उससे रेज को तो हम चाहे जैसे ले सकते हैं। मान लो उस ऑब्जेक्ट से दो रे मैंने ऐसे ले लिया, और ये दोनों रे ऐसे आने के बाद अब ये रेज मतलब परावर्तित होगी तो इस रास्ते से चलेगी, और ये रेज परावर्तित होगी तो ऐसे चलेगी, और ये चल करके दोनों यहाँ कट करके तो इसका इमेज नहीं बन गया। कहीं भी ऑब्जेक्ट रहा तो उसका इमेज बन गया ना। लेकिन आप जानते ये इमेज यहाँ इसलिए बना कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे जब आएगा इसका इमेज ये बन जाए, और ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है ये इस कंडीशन में। समझ में आया? ये आभासी वस्तु बन जाता है, और यही वस्तु का प्रतिबिंब तब यहाँ ये रियल इमेज बनेगा। दोस्तों ये रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब बना देगा ये। जबकि आप जानते हो कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यह एक ऐसा केस है कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है आभासी वस्तु का काम करने लगेगा तो इसका प्रतिबिंब ये यहाँ वास्तविक बना देगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। ऐसे ही आप इसमें भी चाहो तो बिल्कुल वैसे ही देख सकते हो। अब इसको समझने में इजी फील करोगे बिल्कुल वैसे। चलो मान लेते हैं कि इसका रियल इमेज कहीं बना लेते हैं। मान लो यहां मैंने रियल इमेज फॉर्म कर लिया, ये रियल इमेज। फिर से वैसे उल्टा समझो, पहले मान लो एक रेज आप यहाँ पे आप इंसिडेंट करा दो, इसी तरह से इसी एक रेज आप यहाँ भी ले लेते हो। अच्छा ये बताओ कि अगर ये रे यहाँ लेके आए हो तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? परावर्तित जब होगी तो पहला काम क्या करो, पहले तो अभिलंब खींचोगे ना, और अभिलंब आप जानते हो ठीक 90 डिग्री पे जाना चाहिए। यहाँ भी अभिलंब खींचोगे ठीक 90 डिग्री पे जाना चाहिए। एक्चुअल में अभी मैंने अभिलंब खींचा है, नॉर्मल ड्रा किया है, और नॉर्मल ड्रा करने के बाद आप जानते हो कि अगर ये आपतित किरण है तो अपवर्तित किरण इसी कोण से जाएगी कहीं इधर, और यही बात अगर उधर भागेगी तो फिर आपको पीछे ड्रा करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये भी ऐसे वापस जाएगी तो इसको भी पीछे ड्रा करना पड़ेगा। और ये जहां कट कर गया दोस्तों यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये फिर वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आभासी वस्तु। और अब उसी को उल्टा देख लो, अब मान लो रेज को ऐसे इंसिडेंट करा दो, इस रेज को भी ऐसे, तो ऐसे एंटर कराओगे तो ये परावर्तित होगी तो यहाँ आके मिलेगी ना, और ये भी परावर्तित होकर के यहाँ मिल जाएगी ना ऐसे, तो ये इसका रियल इमेज बना देगा। अब ये इसके लिए आभासी वस्तु है तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना देगा। क्योंकि आपसे बस पूछा है कि कोई स्पेशल केस ऐसा समझाइए कि इसका रियल इमेज भी बन जाए, तो इसको ऐसे रे डायग्राम से आपको बस समझाना था कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं इसी में एक और क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इसको। इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वर्चुअल इमेज
we always say cannot be caught on a screen। कह रहा है कि a virtual image we always say cannot be caught on a screen। कह रहा है कि एक आभासी प्रतिबिंब जो होता है, कोई भी आभासी प्रतिबिंब, उसको हम किसी पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। ये आप याद भी रखिएगा, ये होता भी है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो किसी पर्दे पर नहीं उसका चित्र प्राप्त किया जा सकता। हाँ, देखा जा सकता है, लेकिन उसका कोई कहे कि हम उसको चित्र पर्दे पर प्राप्त कर ले आभासी प्रतिबिंब का, दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता। इसको आपको याद भी रखना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब को देखा तो जा सकता है लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा है कि हम ये हमेशा कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आगे बोल रहा है एट, यानी फिर भी, व्हेन वी सी, जब हम ये देखते हैं कि अ वर्चुअल इमेज वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन टू द स्क्रीन ऑफ अवर आई, इज देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को हम जानते हैं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम देखते हैं किसी वस्तु को तो वो भी प्रतिबिंब पर हमारे रेटिना पर बनता है ना, तो वो हम कैसे देख पाते हैं? एक्चुअल में वो तो बनता होगा पर्दे पे जाकर रेटिना पर, बोलते हैं कि हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो उसी पे दोस्तों पूछा क्या ये कंट्राडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास क्यों है, ये कैसा विरोधाभास है? तो देखो बड़ा सिंपली क्वेश्चन, आप ये जानते हो दोस्तों कि ठीक है कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होते, लेकिन आप जानते हो कि हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस है? वो उत्तल लेंस होता है। हमारी आंखों में जो लेंस यूज होता है दोस्तों, ये प्रयोग मतलब ईश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में जो दिया हुआ है वो उत्तल लेंस होता है। वो मांसपेशियों का एक लेंस होता है, मांसपेशीय लेंस होती है, और वो होता है उत्तल। और आप जानते हो कि उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को फैलाने का नहीं बल्कि सिकोड़ने का काम करता है, मतलब अभिसारी की तरह से काम करता है। एक प्रकार से कन्वर्जिंग लेंस होता है दोस्तों हमारी आंख में जो लेंस है, और इसलिए क्या करता है कि वो कोई भी इमेज जब फॉर्म करता है तो हमारे आंख की रेटिना पर उसको ले जाके अभिसारित कर देता है, मतलब केंद्रित कर देता है, और इसलिए हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। समझ में आया? तब कहीं जाकर के हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हैं। तो ये हमारे आंख और बाहर के तुलनात्मक अध्ययन ये समझाया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हाँ, हाँ एक क्वेश्चन दोस्तों, चलिए पढ़ रहे दोस्तों, देखिए सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। बॉटम ऑफ अ टैंक मतलब ये इसका सरफेस है और ये टैंक का बॉटम है। यहाँ पे एक बल्ब कह रहा है कि रखा हुआ है, एक पॉइंट है, सपोज करो P है, एक बल्ब यहाँ रखा हुआ है। इसमें वाटर है दोस्तों, पूरा वाटर फिल्ड वाटर है। एक बल्ब पॉइंट P पे दिखा दिया गया है। और वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, इसकी गहराई है 80 सेंटीमीटर। इस टैंक की गहराई 80 सेंटीमीटर बोल दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। मतलब कह रहा है कि यहां से जब प्रकाश बाहर निकलेगा दोस्तों, तो ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितने एरिया से ये निकलेगा। तो आपको याद है कि ऐसा फिगर
ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूँ थ्योरी में, जरा जाओ ध्यान से देखो उसमें। याद आ रहा है? एक हेडिंग आपको पढ़ाए थे कि विश्व में मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, वर्ल्ड सीन एज फिश। ठीक है, तो कोई मछली जब समुद्र के नीचे पानी में रहती है तो ऊपर का नजारा उसको कैसा दिखता है, तो वो सर्कुलर एरिया देखता है। उसी पे ये क्वेश्चन है दोस्तों, उसी पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर इसके 80 सेंटीमीटर तली में है एक वाटर टैंक है, 80 सेंटीमीटर तली में एक पॉइंट है, इसी पे बल्ब एक छोटा सा रखा हुआ है, जैसे कोई बल्ब होता, तो कह रहा है कि उसका प्रकाश जो बाहर निकलेगा वो कितने सरफेस एरिया से बाहर निकलेगा, किस सरफेस एरिया से बाहर निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया ए, और अगर सरफेस एरिया चाहिए तो आप जानते हो कि जब निकलेगा तो ये वृत्ताकार निकलेगा, और मान लिया जाए कि इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, हमें जो चाहिए पहले एरिया, तो पाई r स्क्वायर होता है दोस्तों, एरिया पाई r स्क्वायर होता है ना। तो अब हमारा अगला एम किसी तरह से r चाहिए हमको, लेकिन हमको तो h दिया हुआ है, r तो दिया नहीं है। तो इसके लिए आप जरा समझो कि कुछ और अच्छा एन उन की वैल्यू तो हमको नहीं दी गई है। हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है दोस्तों, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। ठीक है, इट मीन्स एन डब्ल्यू की वैल्यू हमको दे दी गई 4/3, ये दिया हुआ है दोस्तों, यही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो एक्चुअल में आप जानते हो, याद करो कि जब ये बल्ब से ये इस लाइन से अगर रेज ऐसे चलेगी तो चलने के बाद आप जानते हो कि यहां से जब इसका रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा, तो ये यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि ऐसे होना चाहिए, ये क्रांतिक कोण के कंडीशन में ये होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको मैं समझाया, वीडियो में चेक करिए कि मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व कैसा दिखता है, उसको उस हेडिंग में मैंने समझाया, वीडियो को आप रिप्ले करके देखोगे बैक में। तो एक्चुअल में इस कोण से जब ये बाहर निकलेगा तो ये ठीक 90 डिग्री यहाँ मिलना चाहिए। यही चीज ऐसे इधर भी चलेगा, ये इधर भी ऐसे ही होगा कि ये 90 डिग्री यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन इसका 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब हो गया कि ये इसके लिए क्रिटिकल एंगल हुआ ना, और अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल सी होगा। अगर ये सी है तो ये तिर्यक रेखा सी है, तो ये भी सी अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण से ये भी सी हो जाएगा। आप यहां से पकड़ोगे, पहले इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ठीक 90 डिग्री पे होना चाहिए, और तब होगा जब ये क्रांतिक कोण के तुल्य हो, क्रिटिकल एंगल को बैलेंस करेगा ये। ठीक है ना, जस्ट मिनट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब अगर हमारे पास ये सी मैंने ले लिया, ये 90 डिग्री, लेकिन अब यहीं पे काम चलेगा हम लोग का। आप जानते हो कि अगर ये क्रांतिक कोण हुआ तो क्रांतिक कोण में और इसके अपवर्तनांक में क्या संबंध था, अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी चेक करो। n बराबर 1/sin c, याद आया? ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है 4/3, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, w का मान 4/3 है, और 1/sin c की वैल्यू नहीं पता, रहने दो, कोई बात नहीं है। तो sin c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई दोस्तों? 3/4। इतना तो ठीक है ना। sin c की वैल्यू छोड़ दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसकी वैल्यू होती है ना, मत चक्कर में पड़ो। sin c की वैल्यू 3/4। अच्छा, sin c की वैल्यू अगर 3/4 हो गई, अब हम इस त्रिभुज में घुस सकते हैं बड़े आराम, क्योंकि हमें याद निकालना है, हम इसलिए एंटर कर रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, अब अगर इसमें हम घुसेंगे, हम लगाने जा रहे हैं लंब और आधार है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको यूज करना होगा tan c, और tan c इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर होगा यानी r, और ये सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हो जाएगा h। ठीक है ना। तो sin c की वैल्यू दी गई, tan c नहीं पता, निकलेगा कैसे? तुरंत साइड में जाओ, ये आपको ट्रिक समझा चुके हैं कभी भी। sin c दिया 3/4, तो ये sin c 3/4 यानी कि ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस यानी लंब है, कर्ण है, तो ये 3 और ये 4 माना जाएगा। तो इसका मान अगर निकालोगे आधार का, ये कोण अगर c हुआ तो आधार जल्दी से देखो, 4 चौका 16, 16 में
और 33 का 16 में से 9 गया 7, करड़ी में 7 आ जाएगा ना, √7। आप पाइथागोरस लगा दो कि इसका वैल्यू निकाल लो, तीनों आपके पास हो गया। अब आराम से tan c की वैल्यू भरो, तो tan c इस त्रिभुज से देखो कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/√7 हो गया ना। r की वैल्यू कितनी थी नहीं पता, वही तो निकालना है। और h की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और 80 सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर बनाना होगा। h की वैल्यू हमको दे दी गई है 80 सेंटीमीटर या 0.80 मीटर, ठीक है, ये ले लिया आपने। बिल्कुल आराम से देखो r की वैल्यू आ जाएगी ना। अभी आप गुणा भाग कुछ नहीं करो, बस आप सॉल्व करते चले जाओ। ये हो जाएगा 0.80 इंटू 3/√7, आर की वैल्यू निकल गई। आर की वैल्यू जैसे निकलेगी अब आराम से इस इक्वेशन का यूज कर लो, इक्वेशन 1 का। तो ए की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी πr², और पाई की वैल्यू 22/7, r² है दोस्तों, यानी कि 0.80 इंटू 3/√7 का होल स्क्वायर। और पूरा इसको आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, जो एरिया मिलेगा जो भी आएगा ये इसका इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है 2.6 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसको मिला लीजिए सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन में एक नई नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, इसलिए मैंने कहा पहले कि अच्छे क्वेश्चन को मैंने पिक किया, सीखने का प्रयास करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको ना है उस पर दिमाग बैठाओ कि याद होना चाहिए माइंड में, ठीक ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन जहां भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप बैक करके समझोगे, समझ समझ के लगाओगे, आप लगा सकते हो। जहां पे भी प्रॉब्लम हो वीडियो को बैक करो, बैक कर करके देखते रहो, समझ में आएगा वो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि ये रे पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई भी किरण जब चलता है किसी मीडियम में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहाँ से कैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा वो ज्योमेट्रिकल एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि एक पहले फिगर हमको दे दिया है, इसमें आप भी पहले देखिए फिगर को। ये मान लीजिए ए बी सी है, और इसमें ये दे रखा है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, यानी कि ए बी एंड इक्वल्स बी सी, ए बी बी सी इक्वल है। और इस पे परपेंडिकुलर एक रेज यहां और एक रेज यहां डाली जाती है, परपेंडिकुलर है दोस्तों, चल रही है ये 90 डिग्री एंगल पे। नहीं, एक यहां से 90 डिग्री पे ये जस्ट एंटर कर रही है, ये 90 डिग्री पे एक रेज एंटर की है। तो अब ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब रिटर्न होगा, आप जरा समझना ध्यान से, यहां से 90 डिग्री पे जब एंटर कराओगे तो 90 डिग्री पे एंटर करने वाली रेज जो है बिल्कुल सीधे निकलेगी, स्पीड इसका डिस्टर्ब होगा लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रेज बिल्कुल ऐसे ही लेके जाओ दोस्तों, सीधा यहां पे गिराओ, चलो ठीक है। लेकिन जब यहां पड़ेगा तो पहले ये देखा जाए कि यहां से किस एंगल पे ये पड़ेगा, पहले समझने का प्रयास करते हैं। आप ये तो जान गए कि अगर ये ए बी और बी सी इक्वल है तो ये निश्चित है कि ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी 45
मतलब क्वेश्चन का पहले लैंग्वेज आप सीखो, समझो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म एबीसी, यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल प्रिज्म है, ये एबीसी प्रिज्म है, इस पर एक रेज जो है एंटर करती है, फॉल करती है। एंड ट्रबल एज शोन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, हमको प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक चाहिए। तो पहले यहां से आप देखो, अब इस रेज को कहां से लेकर, आपको देखो बस इतने से मतलब है, यहाँ पे पड़ गया, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, फिर भी आप कैसे कैसे इसको क्वेश्चन को प्रोग्रेस में लेके जाओगे, कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोड्यूस करोगे। तो यहां से ठीक है 90 डिग्री लेकर के यहाँ पढ़ा दे, लेकिन अब जरा सोचो कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे ना, और नॉर्मल ड्रा करोगे तो पहले ये चेक करो कि ये एंगल कितने डिग्री पे होगा, तभी बात बनेगी। और अगर अच्छे से समझोगे इस क्वेश्चन को, अच्छा ये बताओ कि ये 90 डिग्री है ना, और अगर ये 45 है, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब आप समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, और अगर ये 45 है ये 90, तो ये क्या डिग्री हो गया, 45 डिग्री। समझ में आ गया ना। तो पूरे त्रिभुज से घूम करके आओगे, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि ये 90 डिग्री का आप खींचो, 90 डिग्री का। और इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री पे ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा, सॉरी 45 पे इंसिडेंट हुआ, तो अच्छा अब ये बताओ कि 45 पे इंसिडेंट हुआ, तो इस समय इसका रिफ्रैक्शन होगा अगर 45 डिग्री पे, तो पहले रे को खींच दिया था, आपको ये एंगल वगैरह दिया नहीं है फिगर में, रे को खींच दिया गया, अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन कराया गया। आप 45 पे हुआ तो 45 पे ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां आएगी, इस इंटरफेस पे पड़ेगी, और यहां से फिर इसका, आप देखो फिर यहां ध्यान दो, अगर ये 45 ये 45, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45, तो ये भी 40, फिर यहाँ 45 डिग्री बन गया, सब 45 का चक्कर है बस। और अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर दोस्तों फिर ये यहाँ पे पड़ रही है, और अब ये फिर से ऐसे सीधे बाहर निकल गई है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। इस प्रकार से ये रेज ट्रेवल की है। आपको जो बुक में फिगर पहले से दे रखा था कि ये रेज यहाँ से ऐसे निकाल दिया था, लेकिन मैं फिर भी उसको आपको क्रम से समझाता चला आ रहा हूँ कैसे कैसे ये जाएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये ऐसे बाहर भी तो जा सकता था, हाँ बाहर भी जा सकता था, देखते हैं अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या। अगर इस केस में आप देखोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो अब ये 45 डिग्री पे पड़ा, तो 40 सीधा चलता तो ऐसे चलता, सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन डेंसर टू रेयर जा रहा, तो ये रेज अगर रिफ्लेक्शन होता तो कुछ ऐसे बाहर निकलता, लेकिन इस पे क्वेश्चन दिया नहीं है, क्वेश्चन में पहले फिगर ये ड्रॉ कर दिया था, इसलिए मैंने उसको पिकअप किया है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन को नहीं, बस रिफ्लेक्शन को सोचिए कि कैसे हो रहा है। इतने के बाद अब हमको बताना है कि इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इस प्रिज्म के लिए n की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों ये तो तय है कि इस समय अगर देखा जाए तो ये रेज यहाँ से एंटर की है इस पर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से एयर में चली गई है, और अगर एयर से ही आई थी फिर से एयर में ही निकल गई है, तो बस इसमें यही बात समझने की है। तो इसका मतलब जो 45 डिग्री एक्चुअल में आप देख रहे हो ना, वो भैया 45 डिग्री जो है वो क्रिटिकल एंगल सी होगा, बस इतना ध्यान रखो। ये क्रिटिकल एंगल का काम कर जाएगा, जो 45 डिग्री आप देख रहे हो ना, ये सी की वैल्यू बन जाएगी। और अगर सी बनेगा तो तुरंत यहाँ पे आप जानते हो n = 1/sin c लगा दो, बिल्कुल इजीली आपको मिल जाएगा 1/sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये √2 आ जाएगा दोस्तों, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का केस, प्रिज्म के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो √2 मिलेगा आपको, समझ में आया। क्योंकि ये एयर से आई एयर में ही निकल जा रही, इसका मतलब ये तय है कि इस कंडीशन में अब यहां से अगर पकड़ोगे, जैसे कि मान लो यहां से ये रे चली है,
और ये रे चलने के बाद फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ पे हुआ ना रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस केस में जो 45 बन रहा है वो उसका क्रिटिकल एंगल बन रहा है, और उसी को हेल्प में आप ले सकते हो, तब ये इजी होगा क्वेश्चन। बस यही क्रिटिकल मेन पॉइंट यही, आप ये पकड़ो इसमें, बस बाकी चीजें इजी है, बाकी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि चलो दोस्तों कुछ अब और अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ टिपिकल है, लेकिन हल्का हल्का हिंट आपको मैं देता चला जा रहा हूं। देखो आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन पुटअप किया है, सभी लोग ध्यान देंगे। असिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D। असिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। इसका जो पावर दिया है वो 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर का इसका पावर है, क्षमता इसका। ठीक है, इज कट इन 2 हाल्फ बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के परपेंडिकुलर इसको ऐसे कट कर दिया, ये ऐसे कट कर दिया। तो कट करने के बाद अब ये पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन देखो दोस्तों और जगह मिलता है, मैं अब आ गया क्वेश्चन तो इसमें कुछ और समझा दूंगा, अच्छे से देखना। अगर इसमें ये बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस है, दोनों तरफ से ये उत्तल लेंस है, और इसकी क्षमता बोल दिया कि 4 डायोप्टर है, लेकिन आप ऐसे जब खड़े खड़े इसको ऐसे कट करोगे, ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये हम इस पॉइंट को CD मान लेते हैं, इस पॉइंट को AB मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए। तो ऐसे AB वाइज अगर कट करेंगे इसको, बीचों बीच से लेंस को काट दिए, और लेंस को कट करोगे तो आप जानते हो कि ये लेंस जो नया लेंस बन जाएगा, आप कुछ इस टाइप से बन जाएगा। 2 पार्ट में करके दिखा देते हैं आपको। अब ये दोस्तों लेंस ऐसा बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लेंसों को जोड़ करके एक लेंस बनाया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, 4 डायोप्टर। समझ में आ गया? अच्छा, क्षमता 4 डायोप्टर है, तो आप बता सकते हो कि इसका फोकल लेंथ F कितना होना चाहिए। F इज इक्वल टू 1/P होगा कि नहीं? ठीक है, और 1/P का मतलब 1/4, और 1/4 इसका मतलब ये मीटर होगा, और अगर 1/4 मीटर है तो ये फोकल लेंथ दोनों का मिला करके ये संयुक्त फोकल लेंथ है 1/4 मीटर। ठीक है ना, आप इसको यहीं पे रख लो, F का मान 1/4 मीटर। लेकिन अब ये अलग अलग लेंस हुआ है, तो चलो मान लो ये F1 है और ये F2 है तो लोग बराबर ही आएगा, लेकिन देखते हैं अगर ये F1 होगा तो इसका फोकल लेंथ अगर निकालना होगा और उसका फोकल लेंथ निकालना होगा F1 F2, तो इन्हीं दोनों को जोड़कर बनाया गया था। तो अब देखो, अगर जोड़ करके बनाया गया है तो करेंगे क्या, इस समय ये उत्तल समतल है और ये समतल उत्तल है, और इन दोनों की फोकस दूरियां जो थी दोस्तों, ये तो तय है कि बराबर ही फोकस दूरी होगी दोनों की। अब बराबर होने के साथ साथ अब यहाँ पे अगर देखोगे फार्मूला जब कंबाइंड लिखोगे तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1 बनेगा ना। लेकिन अब जरा सोचो कि हमारे पास 1/F, F की वैल्यू 1/4 है, हम भर लेते हैं, F1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन है तो ये भी F1 ही ना, दोनों बराबर ही होगा। तो ये दोनों को 2/F1 कर लेते हैं, 2/F1, और ये 4 आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/4 यानी 1/2। तो F1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 1/2। तो F1 की वैल्यू 1/2, तो इसकी क्षमता लेकिन पूछा है हमसे ना, P की वैल्यू, तो P की वैल्यू 1/F, तो 1/F इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। F1 की वैल्यू 1/2, तो 1/F1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 डायोप्टर ये नई क्षमता लेंस की हो जाएगी। यानी यही पूछा था क्वेश्चन में कि अगर खड़े खड़े इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो जो नया लेंस बनेंगे सब आधा आधा, इनकी फोकल लेंथ या इनकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों ये देख रहे हो ना कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2D, 2 डायोप्टर, यानी कि क्षमता उसकी आधी हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
मैंने पूरा फोकल लेंथ समझाते हुए बताया है कैसे कैसे जाओगे आप, यानी कि उसकी जो क्षमता है वो जस्ट हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब लेकिन इसी में एक और चीज दिया हुआ, देखो अब इसी में एक और क्वेश्चन है, अगर ऐसे कट करोगे तो नया जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, अभी आपने ये देखा। ठीक है, इसी में अब ये बोल रहा है कि अगर इस लेंस को हम ऐसे कट कर दें तो क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसे कट करेंगे तब क्या चेंज आएगा। तो अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि अब अगर ऐसे कट कर दोगे तो अब जो नया लेंस बनेगा, कटने के बाद दो पार्ट कौन कौन सा बनेगा, एक पार्ट तो ऐसा बन गया ऊपर, बस एक ही पार्ट को पकड़ लेते हैं। आप जानते हो कि ऐसे कट करने से होगा क्या कि लेंस पर जो भी पड़ने वाली किरणें होंगी, प्रतिबिंब जहां बनना होगा वो वहां बनेगा, सब बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उसके प्रतिबिंब पर, उसकी फोकस दूरी पर, उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले तो ये जान लीजिएगा। जब लेंस को ऐसे कट करोगे तो इसका मतलब दशा बदल देता है, लेकिन ऐसे कट करने पे जो उसका शेप है वही रहता, केवल आधा हो गया ना। तो आधा होने से जानते हो फर्क बस इतना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए पूरी मेरी हथेली है इतना, अब इस पे जो किरण पड़ेगी पूरी प्रकाश किरण तो ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा पड़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो ज्यादा चमकीला बनेगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन जब आधा कट करोगे तो आधा के द्वारा जब इसका इमेज बने, बस इतना ही रेज पड़ेगा, तो प्रतिबिंब वहीं बनाएगा जहां बनना है, इमेज पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस लेंस के फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस लेंस के क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका पावर ऑफ फोकल लेंथ अनचेंजेबल रहेगा। लेकिन जो इमेज फॉर्म होगा वो भी बिल्कुल शेप साइज सब सेम, लेकिन बस उसकी चमक तीव्रता जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होगी, थोड़ा चित्र धुंधला बनेगा, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ गया। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों इस पे और लोग पूछते हैं अक्सर कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है ऐसे, इसके बीच वाले भाग पर ऐसे पेंट लगा दिया जाए, इतना हिस्सा को पेंट मार दिया जाए, पेंट मार दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, भैया पेंट मारोगे तो पेंट मारने का मतलब बाकी जगह पे तो प्रकाश की किरण पड़ेगी ना, तो बाकी जगह तो प्रकाश का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो इसलिए वहां भी वही बात है कि इसके केवल इंटेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा, उसके साइज शेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोकल लेंथ, पावर, वो सब अनचेंज रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल जब होता है, एग्जामिनर एक्सटर्नल आता है बाहर से, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना इस पे, ठीक है ना। चलो जल्दी से, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं अब। हाँ दोस्तों एक और बढ़िया क्वेश्चन देखो हमारे पास, इसमें कह रहा है कि 3 शेप में फिगर बनाया हुआ है। जैसे एक फिगर हमारे पास मान लेते हैं ऐसे, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, एक फिगर ऐसे है और एक फिगर है ये सटा हुआ है यहाँ पे, और एक फिगर है दोस्तों ऐसे बनाया गया है। ये 3 फिगर हमारे पास ये बना के दे दिया गया है। इस फिगर की खासियत क्या है, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 ये पहला फिगर है, और ये दूसरा फिगर, और ये तीसरा फिगर है। अब जरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, आइडेंटिकल बोल दिया, आइडेंटिकल का मतलब है कि यहाँ पे 2 आइडेंटिकल, यहाँ पे ये जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी वैसे ही है, बस इसमें जोड़ के सब रखे गए, अलग अलग तरीके से जोड़े गए हैं इसको।
ये बीच में दो पार्ट में ऐसे है, ठीक है ऐसे। और दोनों मतलब दो लेंस यहाँ भी है, दो लेंस यहाँ भी, दो लेंस, लेकिन सबका जो आइडेंटिकल बोल दिया, आइडेंटिकल का मतलब सबका फोकल लेंथ सेम है। समझ में आ गया ना? जैसे अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इसका भी एफ होगा, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी, सबका फोकल लेंथ सेम है। कंबाइंड two identical plano-convex lenses can be combined in three ways as shown. The ratio of the focal length of these combination will be. इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? मान लेते हैं रिजल्टेंट एफ है, F1 है, इसका रिजल्टेंट मान लीजिए F2 और इसका रिजल्टेंट F3। इसी का रेशियो पूछ रहा है कि अगर हम F1 रेशियो F2 रेशियो F3 करें तो इसका आंसर बताना। पहले तो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, फिर से सुनो। मतलब ऐसा ही हमारे पास, ये जो देख रहे ऐसा ही हमारे पास दो लेंस है, तो कह रहा है कि इस लेंस को जब ऐसे जोड़ेंगे तब इसकी संयुक्त फोकस दूरी, इसको ऐसे जोड़ेंगे तब संयुक्त फोकस दूरी, इसको ऐसे जोड़ेंगे तब संयुक्त फोकस, तीनों फोकस दूरियों में अनुपात कितने का होगा? अनुपात पूछा है, रेशियो। और इसमें दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1:2 है, और चौथा ऑप्शन है 2:1:1। तो इसमें ए बी सी डी, आपको इसमें टिक लगाना कौन सा सही आंसर होगा। और अगर आपके पास क्षमता है तो वीडियो यहाँ थोड़ी देर रोक करके आप इसको पहले गेस करके सॉल्व करो, देखो कौन सा आप लगाते हो, तब मेरा वीडियो चालू करना, ठीक है? हाँ, सही वादा निभाना ईमानदारी से। थोड़ा देर रोको वीडियो को, रोक करके पहले आप आंसर बताओ, फिर मेरा वीडियो तब प्ले करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम करेंगे क्या, एक्चुअल में जब यहाँ पे हम F1 F2 है, इस केस के लिए देखते हैं कि इसका रिजल्टिंग फोकस फोकल लेंथ जब आप यूज करोगे, चलो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र दोस्तों हमारे पास है कि 1/F1 इसके लिए इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 लिखोगे। अच्छा ये बताओ, इस समय अगर केवल इस लेंस की बात की जाए, केवल इसके लिए, तो केवल इसके लिए, फिर केवल इसके लिए, इसकी फोकल लेंथ तब निकाला जाए तब न जोड़ोगे आप। पहले फोकल लेंथ F1 F2, F1 का मतलब दोनों के बराबर ही है तो FF होगा। लेकिन आप जानते हो कि फार्मूला जो होता है 1/F इज इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। आपको याद है? पहले बेसिक फार्मूला समझ लो। इसका मतलब ये है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सब में एयर टू ग्लास ऐसे जा रहा है, तो इसको अगर मैं कॉमन लेके चल रहा हूं तो 1/F प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अक्सर देखोगे तो इसमें पहला दूसरा जब बनेगा तो उस केस में अगर लेंगे तो हम बारी बारी इस केस के लिए निकालेंगे। तो पहले इस केस को लेकर देखो, अब यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके मैं हिंट दूंगा, केवल हिंट दूंगा, उसके बाद समझना अपना कि 1/F इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 है। तो आप ये पता करो कि ये रहने दो, इसको नहीं टेंशन है आप। अच्छा इसके लिए सोचो कि आप इसके लिए R1 की जो वैल्यू लोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये दूसरा फेस जो है प्लेन है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको 1/R
-1 बाई इन्फिनिटी, आप ये ले लो n-1 अपान r। समझ में आ रहा है? ये 1 अपान f इसके लिए हो जाएगा, और ये 1 अपान एफ सभी के लिए हो जाएगा। आप कह लो सबके लिए आप यूज कर सकते हो। 1 अपान एफ की वैल्यू n-1 बाई आर ही होगी, लेकिन बस आप पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है वो देखो ध्यान से क्या होगा। अब इसको साइड में कर दो। अब इसके लिए 1 अपान f1 मैं यूज कर रहा हूं, तो 1 अपान f1 इज इक्वल टू 1 बाई f1 इज इक्वल टू ये 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ। बट यहां पे इसके लिए निकालोगे तो ये आर पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके लिए आर दोस्तों ये जो R2 है इसके लिए R1 इन्फिनिटी होगा, R2 नेगेटिव नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए ये R है पॉजिटिव और ये R होगा नेगेटिव, बस ये चक्कर है यहाँ पे। तो ये पहले इस केस में इसके लिए देखोगे तो ये पॉजिटिव लेना है, तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया, ये निकाल के रख दिया। लेकिन जब इधर वाले के लिए देखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए दोनों 2 बाई एफ हो जाएगा। और 2 बाई एफ आप यहाँ पे छोड़ दो इसको। 2 बाई एफ में ये f1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये f बाई 2। ये दोस्तों मैंने इसका निकाल दिया। अच्छा अब ऐसे ही सोचो जरा इसका देखो कि 1 बाई f2 तुम निकालते तो 1 बाई f1 तो बिल्कुल यही है, नो टेंशन। तो 1 बाई f1 का मान हम यहाँ निकाले हैं n-1 बाई r। लेकिन अब इसके लिए जो निकालोगे ये भी फिर पॉजिटिव, तो बिल्कुल सेम वैल्यू ये है। अब ये R1 जो होगा ये पॉजिटिव और ये इन्फिनिटिव, R1 पॉजिटिव और यानी कि ये इन्फिनिटिव, तो फिर से यही वैल्यू आ जा रही है n-1 बाई r। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू n-1 बाई r, तो पॉजिटिव निगेटिव अगर देखोगे तो अंतर क्या मिलेगा। 1 अपान एफ हमने रखा है, एफ के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इसके लिए हम 1 बाई एफ लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसके लिए R1 पॉजिटिव R2 इन्फिनिटिव, R1 पॉजिटिव R2 इन्फिनिटिव, तो वही हो जाएगा। ये भी 1 बाई एफ, ये भी 2 बाई एफ ही आ रहा है दोस्तों। तो इसमें भी f2 की वैल्यू f बाई 2 ही हो रही है। अब जरा इसके लिए आ जाओ, फिर से देखो 1 बाई f3 का क्या करोगे। 1 बाई f3 में देखो अब ये R1 इन्फिनिटी R2 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव, तो R2 अगर नेगेटिव होगा फिर यहाँ जब ये नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि -1 बाई एफ हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, और इसकी वैल्यू आप जब जाओगे तो ये आपका फिर पॉजिटिव मिल जा रहा है, R1 पॉजिटिव और ये इन्फिनिटिव, तो ये प्लस में 1 बाई एफ हो गया। जीरो ऑप्शन नहीं है, तो ये तो सेम, अगर ये दोनों सेम है तो सेम होने का मतलब है कि f3 जब आप निकाल रहे हो R2 नेगेटिव है, तो R2 नेगेटिव में पॉजिटिव हो गया ना, सॉरी, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी 2 बाई एफ। तो f3 की वैल्यू भी f बाई 2, तो भाई तीनों इक्वल आ रहा है। व्हाट इज आंसर? ओके, करेक्ट है आपका ये आंसर जो है, क्योंकि तीनों इक्वल है, f1 f2 f3, f1 f2 f3, अगर तीनों इक्वल है तो 1 संबंध है 1 संबंध है 1। ये दोस्तों बी आपका आंसर होगा। अब देख लो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा मेहनत करोगे आप तब भी इसका आंसर क्लियर निकलेगा। बस आपको बारी बारी से सबका फोकल लेंथ, अब इसका 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 बारी बारी फोकल लेंथ निकालो, फिर इस फार्मूले का यूज करते चले जाना है। इसी सेशन से मैंने तीनों निकाला है।
और तीनों इक्वल आ गए, इसलिए सेम रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में, चाहे जैसे आप कंबाइन करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैं एक लेंस ले रहा हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि इस लेंस को दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को अलग अलग सेपरेट करके बनाया गया। जैसे मान लो कि यहां का मीडियम, फिर यहां का मीडियम, फिर यहां का मीडियम और फिर यहां का मीडियम। ऐसे ही यहां का मीडियम, यहां का मीडियम और यहां का मीडियम, मतलब ये मीडियम अलग है, ऐसे ये अलग अलग मीडियम, ये मीडियम कोई अलग मीडियम है, ऐसा लेंस बनाया गया है। मतलब कि पहले अलग, ये अलग मीडियम, फिर बीच में अलग मीडियम, फिर अलग मीडियम, फिर बीच में अलग, लेकिन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम है, उसको ऐसा लेंस बनाया गया। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ कि इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई वस्तु रहेगी, तो उसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेगा अगर एक वस्तु है। तो सिंपल दोस्तों अच्छे से जान लो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जैसे मान लो ये रेज इस वाले मीडियम पर पड़ेगी, अगर इस वाले मीडियम पर अगर ये इंसिडेंट करेगी, तो इसका इमेज दोनों सेम रहे तो कहीं ना कहीं एक जगह मान लो बना दिया। सपोज करो कि यहाँ बन गया, ये 1 है तो ये 1 डैश पर बन गया इसका। लेकिन आप जानते हो ये ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन अगर ये बाई द वे दूसरे इस वाले पे पड़ गई, जो डॉट मैंने इस वाले मीडियम पे पड़ गई, तो इसका इमेज दोस्तों कहीं ना कहीं अलग ये जाकर के बनाएगा, इसलिए इसी का इमेज जो है ये डबल बनेगा। अब ये फिगर क्लियर देख लो, ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ अलग, इस पदार्थ पे जहां जहां पड़ेगी, जैसे कि इस वाले पदार्थ पे आप इस पे भी ले आके पढ़ाओगे तो ये भी यहीं पे जाकर मिलेगी, इससे यहां पे पढ़ाओगे तो ये यहीं पे जाकर मिलेगी। लेकिन यहां वाला जो आप रेंज लेके जाओगे तो ये यहां पे आएगी, ये इस पे जाके पड़ेगी। समझ गए? तो इसका मतलब अगर अलग अलग मीडियम में आप एंटर कराते हो तो उसका 2 इमेज बना देगा, क्योंकि 2 मीडियम है तो 2 जगह इमेज उसका फॉर्म कर देगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 2 फिगर हमको दिया हुआ, इसको हटा लिया जाए, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी से देखिए। हमारे पास 2 फिगर है, एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, एक फिगर ये ऐसे बनाया है। इस फिगर में क्या बोल रहा है कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए n1 है, ये n है और ये भी n1 है। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें आने वाली रेज जो है सीधे निकल गई, इसमें भी आने वाली रेज बिल्कुल सीधे निकाल दिया है। इसमें भी वही बात है कि अब इस फिगर में अगर मान लीजिए n2 है, ये सॉरी लेकिन लेंस सेम है, लेंस फिर अब वही है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए n2 है, n है और ये n2 हो जाए,
अब ये रेज जो इसमें इंसिडेंट कराया है दोस्तों, ये फिगर को ऐसे बना दिया है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। जबकि एक्चुअल में आप जानते हो कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें समांतर किरणें जाकर के जाने के बाद सिकुड़ जाती हैं, फैलती नहीं है, ये सिकुड़ जाती हैं। और ये किरणें फैल रही हैं तो इसका संकेत समझो आप, इसका संकेत समझो आप। और इसी में एक फिगर और मैं जो अभी बताऊंगा, अच्छा इसी के बाद, अभी मान लीजिए यहाँ पे अवतल लेंस ले लिया गया है, इसके भी 3 कंडीशन दिए गए हैं। एक बार ले लेते हैं, समझा देंगे फिगर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और फिगर है, इसमें भी देखो। अब इसमें जो ये तो सीधी चल रही है रेज, ये सीधी रेज चली है। सब में पहले तीनों को स्ट्रेट रेज लेके जाओ, इसमें भी स्ट्रेट रेज पहले लेके एंटर कराओ। लेकिन हुआ ये, इस फिगर में इस रेज को यहाँ पे कौन साइड करा दिया, इस फिगर में रेज को बाहर फैला दिया और इस फिगर में रेज को सीधा निकाल दिया, सारे फिगर्स के लिए। अब इसमें भी वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, n1 है ये मान लो n है, ये n1 है, ये n1 है। इसी तरह से ये n है, ये n2 और n2 है, और इसी तरह ये n है, n3 है और ये n3 है। दोस्तों सारे फिगर्स का डिस्कशन एक साथ में बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो पहली बात ये दिमाग में आप बैठाओ कि ये समांतर चलने वाली किरणें सीधे निकल गई हैं, कोई अपवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि बाहर का मीडियम और अंदर का मीडियम दोनों का अपवर्तनांक बिल्कुल सेम होता है, तभी किरणें सीधी निकलेंगी। आप जानते हो कि किरणों को मुड़ना तभी मुड़ती है जब उसका अपवर्तनांक भिन्न हो। अपवर्तनांक भिन्न अगर होगा तभी किरणें अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ेगी, अन्यथा सीधे निकल जाएंगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो पहला तो ये समझ लो कि ये तो तय है, अगर जिसमें सीधे किरण बिल्कुल निकल जाए बिना अपवर्तन के, तो इसका ये अपवर्तनांक और ये अपवर्तनांक बराबर होगा। दोस्तों ये तय है, तो n = n1 होगा। ये पहले का आंसर आप ऐसे नोट कर लो। लेकिन क्वेश्चन इसमें आ जाओ तो इसमें भी तो वही होगा, यहां भी आप इसका आंसर नोट कर लो, n = n3 होगा। ये बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी सीधी निकली है। ये 2 आंसर तो आपको ऐसे सीधे मिल गया। लेकिन अब जरा देखो कि सबसे मजेदार इसमें इन दोनों को देखो। ये उत्तल लेंस है, इसकी प्रकृति है किरणों को बटोरना, लेकिन ये फैला रहा है। और फैला रहा है तो इसका मतलब ये कैसा व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की भांति। और अवतल लेंस की भांति जो उत्तल है वो अवतल की भांति व्यवहार करने लगा। अगर आप याद करो, मैं डिस्कशन में बताया था पिछले वीडियो में, आप अच्छे से चेक करो कि जब किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले में डुबाओगे, आप बिल्कुल टॉपिक वही याद करो, जब किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले यानी कि लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में आप इम्पोज अगर करते हो, तब क्या होता है, उसकी फोकस दूरी तो बढ़ती है लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति नहीं बदलती। अगर कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाओगे तो उसकी प्रकृति नहीं, मतलब उत्तल है तो उत्तल, अवतल है तो अवतल। अच्छा बताओ कि ये फिगर अगर देखोगे तो अवतल का गुण है कि सीधी किरणों को फैला देता है ना, तो ये अपने गुण को अच्छे से फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। नेचर जैसा अवतल है तो अवतल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम अपवर्तनांक यानी कि n2 कम होगा, n ज्यादा होगा। तो इस फिगर में ये तय होगा कि n इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, लेकिन ये देखो है तो उत्तल लेकिन अवतल की भांति व्यवहार करने लगा, तो ये गड़बड़ हो गया, यानी कि ये ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया गया है। तो ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाओगे तभी प्रकृति बदलती है। और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि n इज लेस देन n2, यानी कि n2 का मान बड़ा हो गया है। ये बाहर वाला जो मीडियम है ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तभी इसकी प्रकृति बदली, अपने गुण को चेंज कर लिया। ये अवतल है लेकिन अवतल का काम कर रहा है। जबकि यहाँ देखो ये अवतल है, ये किरणों को फैलाता है लेकिन ये बटोर दिया, तो ये भी उल्टा काम कर रहा है, ये भी उल्टा काम करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ,
अब ये भी ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, यानी कि n इज लेस देन n1। समझ में आया? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा आपको, लेकिन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे फिगर को जब फिगर बेस्ड क्वेश्चन बताया जाए तो बहुत ही केयरफुली आप नोटिस करके उसको याद रखो, ठीक है। और ये हो चुका है 17। तो दरअसल अब यहां से दोस्तों मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पिकअप करके आपको समझाए, और कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं अभी, ये मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैंने जितना बताया ऐसे क्वेश्चन को पिकअप किया गया था जिसमें आप थोड़ा सा फंसते, थोड़ा दिक्कत होती, मैंने उसको क्लियर किया हुआ है। बाकी क्वेश्चन दोस्तों आप अपना बुक अगर है उससे आप लगाते रहिए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका पिक मुझे भेजिए, मैं फिर आपको उसका सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। और दोस्तों अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में लगभग बोल रहा हूँ, कम से कम मेहनत कर रहे हैं, बस इतना कृपा करिए, सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी देते रहिए। आपका उससे कुछ घटेगा नहीं, लेकिन मेरा हौसला बढ़ेगा जिससे मैं आपको और सहयोग कर सकूंगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड नमस्कार।